बस देखिए विनोद जी, जो बात विवेक जी कह रहे हैं उससे आप कितना सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि ये एक बीजेपी के इंटरनल पॉलिटिक्स का भी हिस्सा है और जिसकी तरफ विवेक जी ने इशारा किया है? क्या ये महज इतनी सी बात है या इसके आगे भी कुछ और बात है इसमें? विनोद जी। विवेक जी से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। हम्म, मतलब जरा भी मेरा उसमें उनके साथ इसमें असहमति नहीं है। और उन्होंने जो विस्तार से बताया कि एकनाथ शिंदे के साथ क्यों गए, मैं इसको और आगे बढ़ाता हूँ। विवेक जी ने आधी बात कही है। एकनाथ शिंदे को मजबूत करने का समझ में आता है, देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ खड़ा करना उनको है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी को क्यों मजबूत कर रहे हैं अमित शाह? एनसीपीआई में क्यों गए तृणमूल के सांसद, बीजेपी में क्यों नहीं आए? क्या शुभेंदु अधिकारी खतरा है क्या उनके लिए, अमित शाह के लिए? मतलब वो तृणमूल के सांसद जो है एनसीपीआई जैसी अनजान पार्टी में जाने के बजाय बीजेपी में आ सकते थे सीधे सीधे। और ये 6 के 6 शिंदे वाले सीधे सीधे आ सकते थे बीजेपी में। तो शिंदे, शिवसेना के सांसद शिंदे के साथ गए तो विवेक जी ने बता दिया, लेकिन बाकी एनसीपीआई में क्यों गए और बीजेपी में क्यों नहीं आए, ये मैं बताता हूं। और उसमें दोनों कड़ियां जोड़ लीजिए आप, बंगाल की भी और महाराष्ट्र की भी। दरअसल बीजेपी में जो मोदी जी के बाद सक्सेशन प्लान है, ये उसकी लड़ाई है। और अमित शाह एनडीए के कैंडिडेट होंगे। अगर बीजेपी में इशारे आ जाएंगे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ फिर अपनी मनमानी चलाएगा। आप समझिए, अगर ये जी जी। बीजेपी के अपने 280 हो गए या 272, तो अमित शाह जो चाहेंगे वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहेगा नहीं, देवेंद्र फडणवीस होंगे या योगी आदित्यनाथ होंगे या शिवराज चौहान होंगे बीजेपी के नेता, लेकिन एनडीए के नेता अमित शाह होंगे। जैसे मोदी जी इस बार बीजेपी के प्रधानमंत्री से पहले एनडीए के प्रधानमंत्री बने। मोदी जी ने भाजपा संसदीय दल की बैठक नहीं बुलाई, उन्होंने एनडीए संसदीय दल की बैठक बुलाई जिसमें बीजेपी शामिल है। ठीक उसी तरह अमित शाह जी एनडीए सरकार के प्रधानमंत्री बनेंगे, बीजेपी इसमें शामिल होगी। इसलिए जितना एनडीए मजबूत होगा उतना अमित शाह जी की ताकत मजबूत होगी। इसीलिए जो सांसद तृणमूल से निकलते हैं वो एनसीपीआई में जाते हैं, शिवसेना से निकलते हैं वो शिंदे जी के साथ जाते हैं। और मान लीजिए, हालांकि वो बहुत दूर की कौड़ी है, समाजवादी पार्टी में अगर कोई मतभेद हो और लोग टूटे, जो कि अभी नहीं टूटने जा रहे हैं, अभी ये सिर्फ माइंड गेम है, लेकिन मान लीजिए कल को ऐसी नौबत आएगी तो वो भी बीजेपी में नहीं आएंगे, वो शायद अनुप्रिया पटेल के साथ चले जाएं या राजभर के साथ चले जाएं। तो ये बिल्कुल। एनडीए, देखिए आज की तारीख में एनडीए पे किसका वर्चस्व है? मोदी जी के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा एनडीए का लोकप्रिय है, सबसे स्वीकार नेता है तो अमित शाह है ना? तो जी इसलिए जी जी। जितना एनडीए मजबूत होगा, इसीलिए मैं कहता हूं आशुतोष जी कि ये सब कहानी जो है कि वो उसके लिए क्या कहते हैं डिलिमिटेशन और ये एक देश एक चुनाव, ये सब ऊपरी चीजें हैं, मुखौटे हैं। असली बात यह है कि एनडीए जितना मजबूत होगा, और जब मोदी जी तय करेंगे कि सक्सेशन प्लान, वो कभी हो सकता है वो मोदी जी की इच्छा होगी, तो उसमें अमित शाह का पलड़ा भारी रहेगा और वो सीधे सीधे एनडीए की पहली चॉइस होंगी। इसलिए ये सारे लोग बीजेपी में जाके दूसरी खिड़कियों में दूसरे में जा रहे हैं। और एनडीए एनडीए है, एनडीए तो बीजेपी से अलग हो नहीं सकता। उसको उसके बट सारे नेता जो है वो निर्भर है विनोद जी पूरी तरह जो से। जो 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 बात आप कह रहे हैं वो इसका मतलब आप कुछ इस ओर इशारा कर रहे हैं कि 2029 के पहले कुछ बड़ा हो सकता है और उस 2029 के पहले जो बड़ा हो सकता है यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो पद छोड़ें और उनकी जगह कोई नया आदमी सामने आए और उनमें से अमित शाह एक आदमी हो सकते हैं क्योंकि वो वाकई में बहुत पावरफुल है। नरेंद्र मोदी भी उनको पसंद करेंगे लेकिन अगला लीडर कौन का ये तो आरएसएस तय करेगी। और उस वक्त ये सवाल खड़ा हो जाएगा कि भाई अगर देवेंद्र फडणवीस होंगे तो उनको तो तमाम एनडीए के साथी समर्थन नहीं करेंगे, समर्थन तो उनको अमित शाह ही करेंगे। आप इस ओर इशारा कर रहे हैं। ये है दरअसल आर ऑपरेशन टाइगर। आरएसएस आरएसएस तय करेगी बीजेपी का नेता, एनडीए का नेता तो मोदी जी तय करेंगे ना। हम्म, और मोदी जी की चॉइस जाहिर है अमित शाह जी होंगे। देखिए आज की तारीख में अमित शाह जी से ज्यादा करीबी मोदी जी का कोई नहीं है।
उसके बाद फिर देवेंद्र फडणवीस और बाकी लोगों का नंबर आता है। अमित शाह उनके बिल्कुल मतलब राइट हैंड लेफ्ट हैंड सब है। और ये जो लोग कहते हैं कि बड़े मतभेद है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बेकार की बात है। वो दोनों है एक मतलब दो जिस्म एक प्राण वाली स्थिति में है, उस तरह की उनकी दोस्ती है। और मतलब इतना है। और मोदी जी चाहेंगे एक अच्छे नेता के रूप में कि अपना सक्सेशन अपने हिसाब से तय करेंगे। आमतौर पर ज्यादातर नेता जैसे अटल जी ने अपना सक्सेशन नहीं तय किया था, मनमोहन सिंह अपना सक्सेशन नहीं तय कर पाए, नरसिम्हा राव अपना सक्सेशन नहीं तय कर पाए। लेकिन मोदी जी चाहेंगे कि अपना सक्सेशन प्लान वो एग्जीक्यूट करें। और अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो जाहिर है उनकी चॉइस अमित शाह जी होंगे। उसके लिए एनडीए का मजबूत होना जरूरी है। वरना नागपुर जहां हमारे विवेक देश पांडे जी बैठते हैं, तो नागपुर वाले जो बाबा लोग हैं, जो महंत लोग हैं, जो उसके जो रेशम बाग में जो मठ है, इस देश का राष्ट्रवाद का जो मठ है, उसके जो शंकराचार्य हैं, वो फिर अपना दंड आगे कर देंगे कि नहीं ये होगा। तो इसलिए एनडीए मजबूत होना जरूरी है। अब ये मोदी जी पर निर्भर करता है कि वो कब तय करते हैं। वो 2029 से पहले तय करते हैं, 2029 में तय करते हैं, या 2029 के बाद करते हैं। ये उनकी, इस पर मैं कोई टाइमलाइन नहीं दे सकता, मेरे पास कोई जानकारी भी नहीं, ना मैं इस तरह ख्याल कराता हूँ। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि ये सब उसी बड़े डिजाइन का, बड़े प्लान का हिस्सा है। उसमें एक देश एक चुनाव भी आ जाए, उसमें डिलिमिटेशन भी आ जाए, महिला आरक्षण भी आ जाए, वो सब साथ के साथ आ जाएंगे। लेकिन बड़ा जो ऑपरेशन टाइगर जिसको आप कह दो, ऑपरेशन लॉयन कह दो, ऑपरेशन थ्रोन कह दो, ऑपरेशन सिंहासन कह दो, कुछ भी कह दो, ये वो है। बट लेकिन विनोद जी, मैं तो ऑपरेशन टाइगर ही कहूंगा, क्योंकि पहली बार आपने ऑपरेशन कमल के आशुतोष, पोस्टर नहीं चिपके थे। आपने अपने प्रोग्राम के जरिए मेरी एक्सक्लूसिव स्टोरी खत्म करा दी। मैं इस पे लिखने वाला था, अब लिखूंगा इस पे। क्योंकि क्योंकि चलिए। मेरे पास इसकी और भी कुछ डिटेल्स हैं जो मैं अपने इस पे स्टोरी भी लिखूंगा। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.